जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने टॉपिक स्टडी करना है रिटर्न टू स्केल, लेकिन उससे पहले प्रीवियस जो हमारा कंसेप्ट था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 1। लॉ डिस्क्राइब कर देंगे क्या है? उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना। आल्सो स्टेट द अजम्पशन ऑन विच द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड। 4 अजम्पशंस थी, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, वो सिर्फ हेडिंग दे दीजिए, वो काफी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। शेड्यूल नॉट रिक्वायर्ड, शेड्यूल नहीं देंगे, डायग्राम बनाने हैं। तो बताइए कितने फेजेस हैं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? 2। एक है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न वाला और दूसरा है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न वाला। तो हम उन दोनों को मेंशन कर देंगे। आल्सो एक्सप्लेन एट विच स्टेज ए रैशनल प्रोड्यूसर वुड स्टॉप प्रोडक्शन। रैशनल प्रोड्यूसर किस फेज पे प्रोडक्शन स्टॉप करेगा? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी, और ये वो स्टेज है जहां पे टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स? लिस्ट फॉर जी, हाँ जी बिल्कुल, वो डायग्राम हमने बनाई होगी ना, उसमें मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे हम नहीं 10 नंबर के सवाल मेरे भैया आल्सो एक्सप्लेन के 10 नंबर थोड़े ही हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा और कुछ ना सही 2 नंबर तो इसके होंगे। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी होगी, उसमें स्टेजेस एक्सप्लेन हो जाती हैं। आल्सो एक्सप्लेन एट विच स्टेजेस, इसके 1 या 2 नंबर से ज्यादा नहीं मार्क्स होंगे, 1 या 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे इसके। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न? लिस्ट 4 बेसिक अजम्पशन अंडरलाइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, सिर्फ हमने डेफिनेशन देनी है और अजम्पशंस लिखनी है। इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्क्स कम है। डायग्राम में शेड्यूल की जरूरत नहीं है, मार्क्स कम है, उसने स्पेसिफिकली रिक्वायर भी नहीं किया। मार्क्स ज्यादा होते तो चाहे उसने स्पेसिफिकली रिक्वायर नहीं भी किया, मार्क्स ज्यादा होते तो हम शेड्यूल और डायग्राम प्रेजेंट कर देते, लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से इसमें शेड्यूल और डायग्राम प्रेजेंट नहीं करना। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ये आज का टॉपिक, मैंने छोटा सा टॉपिक है, इसमें आज एक्सप्लेन करना है रिटर्न्स का और कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड ए डायग्राम। हाँ, ये अहम क्वेश्चन है। आप मुझे बता सकते हैं इसको मैंने क्यों कहा कि ये क्वेश्चन डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चन से? बाकी के क्वेश्चंस में वो या तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछ रहा था या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न दोनों पूछ रहा था। इसमें सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न पूछ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न पूछ रहा है। तो इसमें फिर हमने कैसे इसको प्रेजेंट करना है? इसमें जब हम डिस्क्रिप्शन देंगे तो डिस्क्रिप्शन पूरी आएगी, क्योंकि पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न आता है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न पे पहुंचने के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न से गुजरना जरूरी है। तो इसमें पूरा डेफिनेशन पूरी आएगी लॉ की। अगर कहता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न सिर्फ बताओ, तो हम फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्क्राइब करते हुए सिर्फ पहला फेज इंक्रीजिंग रिटर्न वाला बताते, डिमिनिशिंग रिटर्न वाला नहीं बताते, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न पे पहुंचने के लिए डिमिनिशिंग रिटर्न से गुजरना जरूरी नहीं है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। जब हमसे कोई एक लॉ पूछे या इंक्रीजिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न कैसे प्रेजेंट करना है वो बता रहा हूं। डायग्राम क्लियर हो गई? इसके बाद आ जाइए टेबल की, डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके बाद आ जाइए टेबल की तरफ। टेबल में भी हम उसी तरह प्रेजेंट करेंगे। टेबल में 2 ऑप्शंस है, आप पूरा टेबल भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न अगर पूछा है, इंक्रीजिंग रिटर्न वाले को स्पेसिफाई कर दीजिए, और अगर डिमिनिशिंग रिटर्न पूछा है
टेबल पूरा प्रेजेंट करें, डिमिनिशिंग रिटर्न वाले को स्पेसिफाई कराते हैं। याद है आपको, जैसे लाइन लगा के मैंने आपको शो करवाया था कि ये स्टेज जो है ये फेजेस इंक्रीजिंग रिटर्न के हैं और ये डिक्रीजिंग रिटर्न के हैं। उस तरह सिर्फ अगर उसने ए का पूछा है तो जिसका पूछा है उसको हाईलाइट कर दें। डायग्राम में भी उसी तरह, जब हम डायग्राम प्रेजेंट करेंगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो उसमें जो इंक्रीजिंग रिटर्न का अगर सिर्फ उसने पूछा है, डायग्राम हम पूरी बना देंगे, लेकिन मेंशन सिर्फ हाईलाइट सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न पूछा है इंक्रीजिंग रिटर्न को करेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न पूछा है तो सिर्फ उसी को हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो तरीकाकार समझ आ गया। अगर वो हमसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न दोनों पूछता है, फिर तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, पूरा प्रेजेंट कर देंगे लॉ। लेकिन अगर सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न पूछता है तो हमने कैसे प्रेजेंट करना है, क्लियर हो गया। ये टेबल में और डायग्राम में प्रेजेंट दोनों करते हैं, हाईलाइट सिर्फ उस रेलिवेंट पोर्शन को करें जो उसने पूछा हुआ है। ये था क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे। हाउ डज द लॉ अप्लाई इन द केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? हाउ डज द लॉ अप्लाई इन द केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? देखिए, दो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, एक एग्रीकल्चरल, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर एक बड़ा डिफरेंस ये है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर मशीनरी इस्तेमाल होती है या ज़्यादा मशीनरी इस्तेमाल होती हैं, एग्रीकल्चरल में निस्बतन कम मशीनरी इस्तेमाल होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि कैसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है। ये तो इसका आंसर ये होगा सिंपल। उसने क्वेश्चन बैंक में कुछ अजीबो गरीब किस्म की डिस्कशन जो है वो लिखी हुई है, इसमें भी और क्वेश्चन 4 में भी, लेकिन इसका सिंपल आंसर क्या, हाउ डज लॉ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चूंकि मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल होती है और हर मशीनरी की होती है एक फुल कैपेसिटी, जैसे आपकी भी एज स्टूडेंट एक फुल कैपेसिटी है कि आप एक दिन में फॉर एग्जांपल 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। एक एवरेज स्टूडेंट नॉर्मली एक दिन में 8 घंटे पढ़ सकता है, क्योंकि फुल कैपेसिटी। इसी तरह मशीन्स की भी कैपेसिटी होती है कि एक मशीन एक दिन में 10 घंटे या 12 घंटे चल सकती है, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। जब तक कोई मशीन अपनी फुल कैपेसिटी तक नहीं पहुंचती, इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है, जब तक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मशीनरी अपनी फुल कैपेसिटी तक नहीं पहुंचती तो इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होगा, और जब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी उसके बावजूद आप उस मशीन को इस्तेमाल करते रहें तो डिक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होगा। ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न कैसे अप्लाई होता है, ये दोनों से पूछा। इंक्रीजिंग का है, मैंने आपको दोनों का बता दिया। इंक्रीजिंग रिटर्न कब अप्लाई होगा, जब तक वो मशीनरी अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं पहुंचेगी। डिक्रीजिंग रिटर्न कब होगा, जब फुल कैपेसिटी पे पहुंच गई उसके बाद भी आप उसको यूज कर रहे हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न। और हर मशीनरी के साथ उसकी एक फुल कैपेसिटी होती है। जैसे आप फोटोकॉपी मशीन बाजार परचेज करने के लिए जाए ना, वो आपको बताएगा कि एक दिन में कितनी कॉपीज निकल सकते हैं, इससे उसकी फुल कैपेसिटी होगी। अच्छा, क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके कंसेप्ट को चेक करता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट को। इसको फिल कीजिए जरा, अभी फिल कीजिए। बताइए, यूनिट्स ऑफ लेबर 6 है, टोटल प्रोडक्ट 120 है, एवरेज प्रोडक्ट 20 है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी 0, वो उसने खुद से बता दिया। 7 में टोटल प्रोडक्ट 147, मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी होगी 27। डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया आपने। और देखें एवरेज प्रोडक्ट जो कैलकुलेट किया उसने सही किया है क्या, एवरेज प्रोडक्ट सही कैलकुलेट किया है। एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया, टोटल को यूनिट से डिवाइड किया। 8 में आइए, मार्जिनल प्रोडक्ट बता दी 21, टोटल प्रोडक्ट कितनी होगी, हाँ 147 प्लस 21 168। एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट को यूनिट्स के डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आया 21, 21 21। अच्छा, अब बताइए कि
9 में एवरेज प्रोडक्ट 20 है, टोटल प्रोडक्ट कितनी होगी 180, मल्टीप्लाई कर दिया उससे, और मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी होगी जी 12। तो हमारा जो आंसर आया उसमें टोटल प्रोडक्ट है, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट है 0, 6 पे 0, 7 पे कितनी है 27, और 9 पे कितनी है 12 भी है। चलिए अच्छा, तो मुझे बताइए कि इस फेज में जिस प्रोडक्शन प्रोसेस का भी ये डाटा है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न में है या डिक्रीजिंग रिटर्न में? कुछ नहीं पता कहाँ पे है कहाँ नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आपको? सिंपल टेबल है भैया, देखिए कैलकुलेटर के बगैर करेंगे फिर नहीं होगा, आपने फार्मूला की मदद से इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे जो आपने फिगर बताई हैं ये कुछ शॉर्ट थे, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट का है 6 यूनिट पे 0, 7 पे 27, 8 पे 21, 9 पे 12, ऐसा ही है क्या? ठीक, तो बताइए 7, 8, 9 कौन सा फेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न? इंक्रीजिंग रिटर्न है कि डिक्रीजिंग रिटर्न, ये फैसला हम किस कर्व को देख के करते हैं, टोटल, मार्जिनल या एवरेज? मार्जिनल को देख के करते हैं। चलिए तो ये क्लोज हो गया जी जी। नहीं, ये उसने पहला डाटा हमें खुद दे दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग में भी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी ना, जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब भी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी ना। इसके बाद जब नेक्स्ट फेज होगा ना जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, वो होगा हमारा पॉइंट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कुछ इस तरह, वो कम्प्लेक्स हो जाएंगे, वो इस तरह कर्व बनता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 होता है उसका, बाद में मैक्सिमम जाके एंड में दोबारा 0 आता है। दूसरा जी, और की क्वेश्चन? आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। हमने स्टडी किया था प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप। शॉर्ट रन में अगर इसको देखें, एनालिसिस करें, लॉ ऑफ, लॉन्ग रन में एनालिसिस करें, रिटर्न टू स्केल। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लिया सारा, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम, अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अगर समझ आ गया आपको कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल में क्या फर्क है, तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर एक कंपनी ये देखना चाहती है अपने एक ऑफिस में, माल रोड पे एक ऑफिस है, वो उस ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ा के देखना चाहती है कि प्रोडक्शन पे कितना फर्क पड़ता है, एक ऑप्शन ये। दूसरी ऑप्शन, वो इसी ऑफिस के करीब एक दूसरा ऑफिस कंस्ट्रक्ट करके उसमें नए एम्प्लॉयज हायर करके देखना चाहती है कि उसकी प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। दोनों में क्या फर्क है? पहले वाली सिचुएशन क्या है, उसमें भी उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किए पहले वाले केस में, लेकिन कुछ फिक्स थे कुछ वेरिएबल, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लेबर को इंक्रीज किया, मशीनरी फैक्ट्री उतनी है, लॉ ऑफ। और जब नया ऑफिस बना के उसमें नई मशीनरी और नए वर्कर्स हायर किए, उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें भी बड़ा वेरिएबल है, वो क्या है? रिटर्न टू स्केल। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, लेकिन चूंकि शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिसीजन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे लिया जाता है कि अगर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है कुछ फिक्स हैं तो वो शॉर्ट रन होगा, और सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं तो वो लॉन्ग रन। इसीलिए मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं।
लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन हमने सारा पढ़ लिया। अब आखिरी कंसेप्ट लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन में, क्या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न का कंपनी की कॉस्ट पे कुछ इंपैक्ट, कुछ इफेक्ट होता है? इसका जवाब बिल्कुल होता है, बिल्कुल। देखें, रफली स्पीकिंग आपने अकाउंटिंग में किसी जगह पे पढ़ा होगा कि यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। नहीं, ये फार्मूला नहीं पढ़ा हो गया? ये तो एएफसी में सिखाते हैं कि आपने एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दे टोटल यूनिट्स के साथ। नहीं पढ़ा हुआ? तो अभी तो कह रहे थे नहीं पढ़ा हुआ, इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया? अच्छा, अब देखें, सोचें, अगर आउटपुट बढ़े, मैं आपसे पूछूं आउटपुट बढ़ने का कॉस्ट पे कोई इफेक्ट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आउटपुट बढ़े तो कॉस्ट कम हो जाए, और अगर आउटपुट कम हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट का कॉस्ट पे इंपैक्ट होता है? बिल्कुल। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आउटपुट बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, आउटपुट कम होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये अलग से कंसेप्ट है, ये सिर्फ लिंकिंग के लिए बताया आपको। कह रहे बिटवीन रिटर्न्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। मुझे बताइए रिटर्न किसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में? आउटपुट को, प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। और मार्जिनल का, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, फर्क कोई नहीं से पड़ता। लेकिन चूंकि हमारा लॉ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहा होता है, इसलिए हम वर्ड भी मार्जिनल यूज कर रहे हैं, ठीक है। वरना जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही होती है। बात वही आपको बताया था ना, शाहिद अफरीदी के इस मैच के स्कोर क्या है? मार्जिनल। और अगर मार्जिनल एवरेज से ज्यादा हो, मार्जिनल हायर है एवरेज से, एवरेज भी इंक्रीज करेगी। मार्जिनल लोअर है एवरेज से, एवरेज भी डिक्रीज करेगी। तो एक ही बात है, चाहे एवरेज कास्ट के साथ रिलेशनशिप बनाए प्रोडक्टिविटी का, चाहे मार्जिनल कास्ट के साथ। और रिटर्न्स में हम चूंकि लॉ में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जिक्र है, तो इसीलिए हम रिटर्न से मुराद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं, वरना कुछ भी एवरेज प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा होगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा होगा, मार्जिनल कास्ट को MC लिख लो अपनी आसानी के लिए। आपको इतना नहीं चले, कोई बात नहीं, पूरा लिख दें, सही कर लेते हैं जी भाई। आपने भी फिर सही करना है और मैं चेक करूंगा। ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा, बताइए मार्जिनल कास्ट बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? भाई कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो हमारी कास्ट कम होगी। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा होगा, तो फिर बताइए मार्जिनल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट होगा इसका? क्या होगा? जाहिर है प्रोडक्टिविटी कम हो रही है अगर, तो कॉस्ट इंक्रीज ही होगी। और बैठे बैठे उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया, पहले सिखाया उसने कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिख दी कि अगर एक होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। कहता है अगर फर्ज कीजिए हमने पढ़ा नहीं, लेकिन सोचें अगर हो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये लेकिन वो पूछता नहीं होता कि लॉ एक्सप्लेन कीजिए, वो सिर्फ एक कंसेप्ट है कि अगर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है, वो कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। ये रिलेशनशिप था रिटर्न्स के दरमियान में और मार्जिनल कॉस्ट के दरमियान में। मुश्किल तो नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल।
रिटर्न का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है। स्केल का अल्फाज पे पहले फोकस करना है, अल्फाज की वजह से स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अभी आपको बताता हूं कैसे गलत करते हैं। रिटर्न का मतलब प्रोडक्टिविटी, स्केल का मतलब होता है साइज। जब कोई बिजनेस ग्रो करता है हम कहते हैं इसका स्केल बढ़ रहा है। और जब बिजनेस ग्रो करता है, कोई भी बिजनेस, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री, 4 से, इसको हम कहते हैं ग्रो कर रहा है। कि एक फैक्ट्री के अंदर पहले 10 वर्कर्स थे, फिर 15, फिर 20, फिर 30। ग्रोथ का नॉर्मली मतलब क्या होता है? ये फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ रही होती है। तो स्केल का मतलब साइज, और इसका मतलब ये है कि सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, ग्रोथ आ रही है बिजनेस में, उसके नई फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं और नई मशीनरी भी आ रही है, नए वर्कर्स को भी हायर किया जा रहा है। यह है रिटर्न टू स्केल। स्केल का मतलब क्या? एज फार स्केल एज फार साइज, मतलब कंपनी बड़ी होती जा रही है और सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। रिटर्न टू स्केल, जरा मुझे देख के बताइए, क्या रिटर्न का लफ्ज लॉ ऑफ शॉर्ट रन में था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में रिटर्न का लफ्ज था कि नहीं था? भाई क्यों नहीं था? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? रिटर्न। ये क्या है? रिटर्न। फिर बताएं, क्या रिटर्न का वर्ड शॉर्ट रन वाले लॉ में है? क्या रिटर्न का वर्ड लॉन्ग रन वाले लॉ में है? अच्छा मुझे बताइए, अगर आई कैप पूछे शॉर्ट रन वाला, लिख दे लॉन्ग रन वाला, कितने नंबर देगा? अगर पूछे लॉन्ग रन वाला, लिख दे शॉर्ट रन वाला, कितने नंबर देगा? पूरे 0। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान से आंखें खोल के देखना है शॉर्ट रन है लॉन्ग रन है। और ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फर्क लफ्ज रिटर्न से नहीं समझ आएगा, क्योंकि रिटर्न का लफ्ज दोनों जगह पे है। ये कहां से समझ आएगा? लफ्ज स्केल से। अगर तो उसने लॉ में लफ्ज स्केल इंक्लूड किया है तो ये लॉन्ग है, अगर स्केल का लफ्ज नहीं है, शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन का है। भाई ये बात समझ आ गई? तो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में फर्क किस लफ्ज से हमने निकालना है? स्केल के लफ्ज से, रिटर्न से नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लफ्ज भी उधर भी इस्तेमाल होता है, इधर भी होता है, अभी आप देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब सुने, कह रहा है अब आप प्रोडक्शन फंक्शन को ही रिटर्न टू स्केल, ये लॉन्ग रन में एक्सप्लेन करें। प्रोडक्शन फंक्शन को ही लॉन्ग रन में एक्सप्लेन करें। अच्छा मुझे बताइए, शॉर्ट रन में जब हम इंक्रीज करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट रन में, तो आउटपुट इंक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। अच्छा, इंक्रीज किस रेशो से होती है? ये फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग। लॉन्ग रन में आ जाए, क्या लॉन्ग रन में अगर इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, इनपुट बढ़ने से आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। अच्छा ये तो है सिंपल मैथ कि लॉन्ग रन में भी जैसे शॉर्ट रन में इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ा था, लॉन्ग रन में भी इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ा। ये तो सिंपल मैथ। भाई इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट किधर है? इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट अब आने लगा है। वो कहता है, गौर से सुनिएगा, अगर ये बात समझ आ गई, आज का लॉ समझ आ गया, और चैप्टर 5 जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है उसमें सबसे मुश्किल कंसेप्ट पिक कर लिया आपने। अगर ये अब जो समझाने लगा समझ आ गई बात। वो कहता है रिटर्न टू स्केल क्या है? पहली चीज, अगर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, कुछ को फिक्स कुछ को वेरिएबल नहीं, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, ऑल इनपुट्स को इंक्रीज करें, तो आउटपुट में इंक्रीज होगा। ये इकोनॉमिक्स नहीं, ये मैथ है। फिर सुने,
ऑल इनपुट्स को इंक्रीज करें, फर्ज कीजिए 10% से, आउटपुट इंक्रीज हुआ 10% से, मैथ है, इकोनॉमिक्स है। ऑल इनपुट को इंक्रीज करें 10% से, आउटपुट इंक्रीज हो जाए 15% से, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी 1 और 1 11 होते हैं, ये शॉर्ट रन में भी अप्लाई होता है, ये लॉन्ग रन में भी अप्लाई होता है। फर्क क्या है? लॉन्ग रन में हमने 1 और 1 के बाद 2 और 1, 3 और 1, 4 और 1 इस तरह करते रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन में हम 1 और 1 के बाद 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5 करते रहे। तो अगर फिर सुन लें, इनपुट को इंक्रीज करने से आउटपुट में मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आए, तो ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 2 हिस्से थे ना, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, तो रिटर्न टू स्केल के 2 हिस्से नहीं होंगे क्या? इसके भी होंगे। कौन से? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? अगर आपने इनपुट को इंक्रीज किया सारे के सारे और आउटपुट हुआ मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, मोर, तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी इनपुट को बढ़ाया 10% से, आउटपुट सूली तौर पे आउटपुट भी 10% से बढ़ने चाहिए, लेकिन 10 पर प्रोपोर्शनेट नहीं। अगर इधर 10 होता इधर भी 10 होता, हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आया। ये नहीं, कह रहे हैं इनपुट को बढ़ाओ 10% से, आउटपुट बढ़ा मोर देन प्रोपोर्शनेट, यानी 15% से, यह है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर इनपुट को बढ़ाया 10% से, आउटपुट बढ़ा जरूर लेकिन 5% से, इसे क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। भाई ये बात समझ आए? तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 2 हिस्से थे डिफाइन करते हुए, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, उसी तरह यहां पे भी 2 हिस्से रिटर्न टू स्केल। कौन से? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिफाइन कैसे करेंगे? अगर ऑल इनपुट्स को इंक्रीज करने से आउटपुट में मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर ऑल इनपुट्स को इंक्रीज करने से आउटपुट में लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आए, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आसान अल्फाज में, इनपुट इंक्रीज किए 10%, आउटपुट इंक्रीज हुआ 15%, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर इनपुट इंक्रीज किया 10%, आउटपुट इंक्रीज हुआ 5% से, फर्क समझ आया? अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर सारे इनपुट को इंक्रीज करे, अगर समझ आ गई आपको, देखिए इस क्वेश्चन पे साबित होगा आपको इकोनॉमिक्स समझ आई कि नहीं। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर अटेंटिव होकर सुनिएगा। अगर सारे के सारे इनपुट्स को इंक्रीज किया जाए और आउटपुट इंक्रीज हो लेस देन प्रोपोर्शनेट, तो बताइए ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होगा कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न? खा गए मार, दोनों ही नहीं होंगे भाई। इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न तो शॉर्ट रन के हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन के हैं। ये तो था डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल था, टू स्केल पहचाने गए थे। चले कोई बात नहीं भाई, क्लास में गलती कर लेना बेहतर है आई कैप में गलती करने से। क्लास में गलतियां हो जाए इसमें। अब देखें, जो आपके टेस्ट होते हैं इनका असल मकसद क्या होता है कि आप टेस्ट में गलतियां करें। गलतियां हर इंसान गलती करके सीखता है। और जो स्टूडेंट हमारे जो कॉलेज में टेस्ट होते हैं इनको अटेम्प्ट करके इनमें गलतियां नहीं करते, वो फिर कहाँ गलतियां करते हैं? डायरेक्ट आई कैप। गलतियां लाजमी करनी होती हैं हर इंसान। चले, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल समझ आया आपको? चलिए अब देखिए उसको, नहीं देखिए डायग्राम के बगैर कैसे समझ आ सकता है, ऐसे ना करें।
तो हमें अभी समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल समझ नहीं। अब देखिए डायग्राम बनने लगे। भाई इतनी को डायग्राम ठीक है कि थोड़ी बड़ी कर दूं? बड़ी कर दे, चले थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ले भैया ये हो गया हमारा आउटपुट और ये हो गया हमारा कॉस्ट, और ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को एसी लिख दूं, इसमें कर्व में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ने जैसे ही कर्व को देखा उसने कहा सर ठहर जाएं, ये आप 2 नंबरी कर रहे हैं, कंसेप्ट समझा। क्या 2 नंबरी? अगर सर लॉ में आपने हमें यह समझाया अगर सारे के सारे इनपुट इंक्रीज हो तो आउटपुट में मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो, डिक्रीजिंग रिटर्न टू। लॉ में डिफाइन करते हुए तो कहीं कॉस्ट का जिक्र नहीं आया था, उसमें तो सिर्फ आपने इनपुट्स का आउटपुट का जिक्र किया था। तो लॉ समझाते हुए कॉस्ट कहां से आ गई? है कोई स्टूडेंट जो आंसर दे सके? तो मैं कहूंगा भाई भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया था कि प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप होता है। तो चाहे ये कह दें इंक्रीजिंग रिटर्न या इनवर्स रिलेशनशिप, तो जहां पे कोई भी फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न फेस कर रही है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट डिक्रीजिंग नहीं होगी क्या? और अगर डिक्रीजिंग रिटर्न तो ऑटोमेटिक कॉस्ट इंक्रीजिंग नहीं होगी क्या? हाँ जी। तो अब मेरे भाई अभी पता चल जाता है कि आप कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। एक फेज कर दिया मैंने, ये एक फेज कर दिया ये, जिसमें तकरीबन कॉस्ट कांस्टेंट सी आ रही है। ये कभी कभार पूछ लेता है, वरना असल में 2 फेज ही हैं इनके डिक्रीजिंग। भाई है कोई क्लास में स्टूडेंट जो ये बता सके कि जो ये वाला फेज है, ये वाला, ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है कि इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हाँ अब स्टूडेंट कहने लगा, स्टूडेंट सर ये तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहां से आ गया सर? कहा भाई अल्लाह के बंदे वो हाँ ये कॉस्ट है, जब रिटर्न टू स्केल इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट में डिक्रीज ही होना है। तो ये क्या है? आपने कंफ्यूज तो नहीं होंगे पढ़ के? ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। स्केल लाजमी लिखना है, स्केल लाजमी लिखना है। और फिर बताइए ये कौन सा फेज है? भाई ये तो कर्व ऊपर को जो इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी कॉस्ट बने, बिल्कुल सही कहा। ये है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। भाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग समझ आ गया? इसका मतलब है अगर हम ओवरऑल देखें इसको तो हमें एक मैसेज नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन है इस फर्म की 0, जैसे जैसे फर्म की प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट पहले कम होती है और फिर एक लेवल पे आके मिनिमम होती है, फिर भी प्रोडक्शन बढ़ती रहे तो कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। ये एक प्रोडक्शन फिनोमिना है कि जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं ना, शुरू में आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होती जाती है कॉस्ट कम होती जाती है। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर, एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है, मिनिमम लेवल पे पहुंचती है। फिर आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं इंक्रीज होते जाए। इसका मतलब ये हुआ बिजनेस ग्रो करने के फायदे हैं। ये क्या बता रहा है? अब इस लॉ को मैं सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं। बिजनेस ग्रो करने के फायदे, बिजनेस कब ग्रो होता है? जब आउटपुट बढ़ती है। बिजनेस ग्रो करने के फायदे हैं
लेकिन एक सर्टन लेवल तक, उसके बाद मजीद ग्रो होगी तो उसके नुकसान भी हैं। भैया एग्री करते हैं कि नहीं? बिजनेस ग्रो करने के फायदे हैं, लेकिन अगर एक लेवल तक उसके बाद मजीद ग्रो करते हैं तो नुकसान भी होंगे। छोटी सी एग्जांपल सुने भाई, एक गाड़ी है, हमने जिससे गाड़ी खरीदी उसने कहा भैया इसको एक दिन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा ना चलाना। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, गाड़ी का टैंकी फर्ज कीजिए उसकी 0 है, हमें उसको पहला किलोमीटर पे चलाने के लिए थोड़ा सा पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना, तो शुरू में कास्ट थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जब हमने गाड़ी चलाना शुरू की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की मशीनरी वो शुरू में थोड़ा ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर देगी। हर मशीनरी इसी तरह होती है, वो स्टार्टअप होने के लिए उन्हें थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए होती है। लेकिन जब हमने उसे मोटरवे पे चढ़ा दिया और अब गाड़ी जा रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवरेज कंजम्पशन कम होती जाती है, माइलेज ज्यादा होती जाती है। लेकिन अगर 1000 किलोमीटर, उसने कहा था 1000 किलोमीटर, हमने 1000 किलोमीटर तक चला दिया, अब ऐसा तो नहीं होगा 1001वें किलोमीटर पे गाड़ी बंद हो जाएगी, हम उसको मजीद चलाते, लेकिन 1200-1300 किलोमीटर पे आके आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी हीटअप करना शुरू हो जाएगी। हमें वक्तन फवक्तन उसे रोक के उसका इंजन ठंडा करना पड़ेगा। और हो सकता है अगर फिर भी हम ग्रोथ करते जाए, आउटपुट बढ़ाते जाए, मशीनरी को यूज करते जाए, इंजन सीज हो जाए, बंद हो जाए, उसमें ज्यादा खर्चा लगना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस में याद रखें आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट कम होती है, ग्रोथ के फायदे भी हैं, लेकिन अगर मजीद आउटपुट बढ़ाते जाएंगे ग्रोथ के नुकसान भी हैं। क्लियर हुआ? अच्छा मुझे बताइए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, स्केल मीन साइज ग्रोथ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये एडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ की वजह से होता है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ की वजह? एडवांटेजेस। इस स्टेज पे हमें ग्रोथ के एडवांटेजेस मिल रहे हैं, एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, किस वजह से? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब, इकोनॉमीज कहते हैं एडवांटेजेस को, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज किसको कहते हैं? और इकोनॉमिक्स में डिसइकोनॉमीज किसको कहते हैं? डिसएडवांटेजेस को, नुकसान। ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिटर्न टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में फर्क है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक फिनोमिना है जिसमें कॉस्ट कम हो रही होती है। किस वजह से कम हो रही होती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक फिनोमिना है, किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल। स्केल मीन्स बीइंग लार्ज, लार्ज साइज में होना, ग्रोथ होना, इसको कहते हैं स्केल। यानी बड़ी कंपनी होने के फायदे हैं, बड़ी कंपनी होने के नुकसान भी हैं। बड़ी कंपनी के फायदे अगर ज्यादा होंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी, बड़ी कंपनी होने के नुकसान होंगे तो ज्यादा हो रही होगी। भाई बड़ी कंपनी होने के फायदे क्या हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कहता है कोई एक फायदा हो तो बताऊं? बहुत से फायदे हैं। उन्होंने कहा एक एक करके बता दें, हम भी फारिग हैं आज, बताएं। हमने कहा ये लो सुनो, कुछ फायदे हैं कंपनी के अंदर अंदर एक कंपनी को होते हैं, कुछ फायदे होते हैं पूरी इंडस्ट्री को। कंपनी को क्या फायदे होते हैं ये जरा समझिएगा। पढ़ क्या रहे हम? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लफ्ज इकोनॉमीज का क्या मतलब है? एडवांटेजेस होना। स्केल का क्या मतलब है? बड़ा होना कंपनी का, लार्ज साइज होना, ग्रोथ होना। यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ कि बड़ी कंपनी के फायदे क्या हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ कि बड़े कंपनी होने के क्या फायदे हैं। हमें बिजनेस छोटे लेवल पे चलाना चाहिए, बड़े लेवल पे? कहता है बड़े लेवल पे चलाने के फायदे भी हैं। हमने क्या फायदे? हमने कहा सुन लो। पहला फायदा इंटरनल मैकेनिकल और टेक्निकल इकोनॉमीज। मैकेनिकल और टेक्निकल इकोनॉमीज। कहता है मैकेनिकल या टेक्निकल फायदे। हमने कहा वो कैसे? उसने कहा सुनो, छोटी छोटी 2 मशीनें चलाने से बेहतर है एक बड़ी मशीन चला लो। मिसाल दीजिए, मिसाल से वाजे करें। आपने कभी डबल डेकर बस देखी है? हाँ, डबल डेकर बस में क्या होता है भला? छत पे भी उन्होंने इंतजाम किया होता है
और ग्राउंड फ्लोर पे भी। अच्छा मुझे बताइए, एक जो रेगुलर बस है और एक डबल पेट्रोल किस में ज्यादा खर्च होता है? दोनों में तकरीबन एक जैसा ही है भैया। भाई मोटरसाइकिल पे एक के बजाय 2 बंदे बिठा लोगे तो ज्यादा पेट्रोल खर्च करेगी क्या? वो तो नहीं करेगा, तकरीबन उतना ही, थोड़ा बहुत। लेकिन सोचे रेवेन्यू में कितना फर्क आया, और डबल हो गया। तो बताइए बड़ी मशीन इस्तेमाल करना फायदे का बायस है कि नहीं? ये है टेक्निकल या मैकेनिकल इकोनॉमीज के लार्ज मशीन जो है वो सस्ती पड़ती हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑन लार्ज मशीन्स आर चीपर, ठीक है, देन छोटी छोटी स्मॉल मशीन। वही कंसेप्ट भी करना अल्फाज तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हैं? हाँ जी, छोटी छोटी वाली स्मॉल मशीन्स। चले मैकेनिकल समझ आ गया। आगे है मैनेजेरियल इकोनॉमीज। मैनेजेरियल इकोनॉमीज क्या कहता है? कहता है बड़ी कंपनी होगी तो आप हर काम के लिए स्पेशलिस्ट बंदे को रख सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए, जैसे एक मेरा कॉलेज उसमें सिर्फ मैं ही आपको अकाउंटिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैं टैक्स भी पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ पढ़ा। हाँ बिल्कुल, सारा काम मैं कर रहा हूँ। और कॉलेज में अगर कभी नलका खराब हो जाए वो भी मैं ही सही कर रहा हूँ, पंखा खराब हो जाए वो भी मैं ही काम सारा कर। तो मुझे बताइए कि क्या मैं सारे काम अच्छे तरीके से कर सकूंगा? कि इससे बेहतर है थोड़ा 2-4 लोगों को और साथ मिला लें, हर बंदा जो जिस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है वही काम करे, और हम किसी इलेक्ट्रिशियन को भी रख लें, किसी प्लम्बर को भी रख लें, ये ज्यादा बेहतर है। ये है मैनेजेरियल इकोनॉमीज। मैनेजेरियल इकोनॉमीज क्या कहता है कि बड़ी कंपनी काम करने के लिए स्पेशलिस्ट बंदों को हायर कर सकती है, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स को हायर कर सकती है हर काम के लिए, इसलिए डीए रखे हुए हैं। लेकिन अभी आपको पता चलेगा ज्यादा टीए रखने का नुकसान भी होता है। ज्यादा टीए रखने के बाद टीए की बात कर ली तो भी सुन लें। ये आपने नोट किया होगा, शुरू में 3 टीए आगे थे और ये छोटा सा मटेरियल था, ये नहीं। हाँ, अब मजे की बात, उधर एक टीए उधर डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल लिख रहा है, दूसरा इधर डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल लिखना शुरू हो गया। आपने नोट नहीं किया होगा, मैंने कहा भाई तेरी नोट किया था आपने, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो भाई फायदे भी होते हैं, क्या उनको कंट्रोल कर, डुप्लीकेशन वर्क हो जाती है, डुप्लीकेशन, ठीक है, हो गई थी ना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो जहन में रखे फायदे भी है नुकसान भी। अब अभी फिलहाल हम सिर्फ फायदे। ट्रेडिंग और कमर्शियल इकोनॉमीज, ट्रेडिंग और कमर्शियल इकोनॉमीज कहता है छोटी कंपनी कभी 2 चीजें ले आई, कभी 4 चीजें ले आई, कभी 5, उसको महंगा रेट मिलता है। लेकिन बड़ी कंपनी होकर हाँ भाई अभी के अभी 100 यूनिट का सौदा करो, हाँ भाई कितने % डिस्काउंट दोगे? 10%, नहीं भाई 20%, 15 पे डील करें, चलो अब हो गए। यानी जो कंपनी बल्क क्वांटिटी में चीजें खरीदेगी उसको सस्ती पड़ेगी। एग्री करते हैं कि बल्क डिस्काउंट कभी सुना है कि नहीं? शुगर है, अकाउंटिंग में तो पढ़ा बल्क डिस्काउंट। तो ट्रेड का मतलब होता है सेल परचेज करना। कमर्शियल यानी सेल परचेज करते हुए बड़ी कंपनी को डिस्काउंट्स मिलते हैं ज्यादा, उनकी कॉस्ट कम होती है, इस वजह से कॉस्ट कम हो रही है। भी समझ आया आपको कॉस्ट क्यों कम हो रही है? यही पढ़ रहे हैं ना, कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैकेनिकल इकोनॉमी क्या, मैकेनिकल में क्या था? बड़ी मशीनरी। मैनेजेरियल इकोनॉमी में स्पेशलिस्ट बंदे, ट्रेडिंग कमर्शियल इकोनॉमी में बल्क डिस्काउंट, फाइनेंशियल इकोनॉमीज में, फाइनेंशियल इकोनॉमी बैंक की बैंकिंग आप पढ़ेंगे शायद किसी जगह पे। बैंक वालों का एक असूल होता है, हमने उसको कर्जा नहीं देना जिसको जरूरत है, उसको कर्जा नहीं देना जिसको जरूरत, हमने उसको कर्जा देना है जो कि हमारा कर्जा लेके भाग ना जाए। तो बताइए छोटी कंपनी जल्दी भागेगी कि बड़ी कंपनी? छोटी कंपनी। बड़ी कंपनी कैसे भाग सकेगी भैया? बड़ी कंपनी के लिए भागना मुश्किल है। हाँ हाँ जी वो
गुरीला वार होती है, उसमें असूल होते हैं कुछ एक दो, उसमें एक असूल ये भी होता है, ये आपने अक्सर देखा होगा, अमेरिका जो वियतनाम की जंग में उसका क्यों उसके बंदे मतलब वहारा जो भी है वो कहते हैं उसका एक गुरीला वार का एक असूल ये होता है कि छोटे होना, जो छोटा, ये कंसेप्ट से हटके बता रहा हूं, वो कह रहा है बड़ा होना हमेशा फायदे की बात नहीं है, छोटा होने के भी, क्योंकि अगर आप बड़े हैं तो इसके आपको नुकसान भी हो सकता है। पहली चीज, आपके लिए मूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, जो छोटा पर्सन है या छोटे, उसके लिए मूव करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल वहां जंगलों में वो जो उसके रहते थे उसके अंदर लोग, वो आसानी से मूवमेंट कर लेते थे, फेलियर नहीं थे, उनके लिए मुश्किल थे। इसी तरह वो कहते हैं अगर कोई बड़ा बंदा है उसके लिए छुपना मुश्किल होता है, छोटे बंदे के लिए छुपने की चीज ज्यादा, छोटे बंदे के लिए छुपने की ज्यादा ऑप्शंस होती हैं। ये बहरहाल वो एक जगह पढ़ रहा था, कंसेप्ट क्या मिला हमें कि बड़ा होना हमेशा बेहतर नहीं है, बड़ा होना हमेशा बेहतर नहीं। ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट, ठीक है। वो डिस इकोनॉमीज की तरफ अभी हम आते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इकोनॉमीज की बात हो रही थी। फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्या कह रहा है, बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे। अब बैंक, बताइए अगर आप जैसे बल्क डिस्काउंट का कंसेप्ट था, बैंक से अगर लोन लेंगे, बल्क डिस्काउंट वाला जैसे कंसेप्ट था, बैंक से लोन लेंगे, बताइए अगर आपने हाई अमाउंट में लोन लेना, बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं? बैंक आपको रिड्यूस रेट ऑफर करेगा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस ऑफर करेगा। इसी तरह अगर आपने पैसे इकट्ठे करने हैं शेयर्स वगैरह के जरिए से, तो अगर आपने ज्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं, कॉस्ट उतनी लगेगी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने की, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे इकट्ठे कर, ज्यादा अमाउंट के शेयर इशू कर लेते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। फिर है रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग का कंसेप्ट क्या है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे सुनिए, पेप्सी के बारे में सुना होगा आपने, बताइए क्या वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं कि एक से ज्यादा? दो तीन के नाम लेते हैं, लेज है, पेप्सी बोतल है और पानी है, बिल्कुल। इससे फायदा क्या होता है? अगर उनकी कोई, आपने शायद देखा होगा एक वक्त ऐसा जब उनकी जो लेज प्रोडक्ट थी इसके खिलाफ कोई कंपेन मतलब मशहूर हुई थी बात, इसमें कुछ हराम चीजें हैं और इसकी डिमांड कम हो गई थी, ठीक है। फिर वो जुनैद जमशेद साहब आते थे बताने के लिए खा के कि ये हलाल है, कोई इशू नहीं है। ऐड देखी होगी आपने शायद वो, तो सुन ले। अब देखें, पेप्सी ने चूंकि अपना रिस्क, उसके बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, उसने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई किया हुआ था, यानी चीजें एक से ज्यादा सेल कर रहे थे। एक प्रोडक्ट फेल हुई, क्या कंपनी फेल हो गई? कुछ अरसा के लिए उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन चूंकि दूसरी प्रोडक्ट्स अच्छी चल रही थी, उनका रिस्क मैनेज कर लिया उन्होंने। लेकिन अगर यही छोटी कंपनी होती जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसकी प्रोडक्ट फ्लॉप होती, वो क्या करती? वो तो बंद हो जाती। तो यह है रिस्क बियरिंग, कि बड़ी कंपनी जो है वो अपना रिस्क शेयर कर लेती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। एक आधी प्रोडक्ट फ्लॉप भी हो जाए कोई इशू नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ आ गया? यह है विद इन द कंपनी। अब आते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आउटसाइड द कंपनी। क्या दूसरी कंपनीज के साथ मिलने के भी कुछ फायदे होते हैं? तो बिल्कुल, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। जॉइंट रिसर्च है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब खुद बताएं, एक अकेली कंपनी ये चाहती है मैं कोई कैंसर की ऐसी मेडिसिन इजाद करूं जिससे कैंसर जो पहले 3 साल में खत्म होता है अब 3 महीनों में खत्म हो जाए। अब एक अकेली कंपनी के लिए साइंसदान अरेंज करना, उनके तजर्बों के लिए मटेरियल मशीनरी अरेंज करना, और हर दूसरे दिन जो धमाके हो रहे होते हैं उनकी कॉस्ट बेयर करना मुश्किल होगा। तो वो कंपनी क्या कर सकती है? जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इससे, इसको हमने एक्सटर्नल क्यों कहा? क्योंकि इसमें कंपनी को भी फायदा हो रहा है, एक्सटर्नल कंपनीज को भी फायदा हो रहा है। कोई अगर चीज सामने आ गई, नहीं बन गई, दोनों कंपनीज की ग्रोथ होगी, फायदा दोनों कंपनीज को होगा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पहली एग्जांपल क्या है? जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरी एग्जांपल स्पेशलाइज्ड लेबर। स्पेशलाइज्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड लेबर नहीं। मैं एक दफा गया हाल रोड लैपटॉप ठीक करवाने के लिए, तो बैठा वो रिपेयर करते हैं, मैं उनके साथ गपशप लगा रहा था। तो मैंने कहा सर ये तो लेटेस्ट मॉडल जो आते हैं आपको सिखाता कौन है कि इसको रिपेयर कैसे करना? वो कहता है सर हम खुद हो जाके यूरोप फॉर एग्जाम्पल जाके सीख के आते हैं।
मैं कहा सर ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा दुकानदार जिसकी दुकान है और वो फॉर एग्जांपल बड़ा भी उसने चीज़ें सामान रखा होगा, कैपिटल रखा होगा, 40-50 लाख का रखा होगा, वो कैसे हर नए मॉडल को जाके बाहर जाके सीख के आके तो रिपेयरिंग कर सकता है। कहने का नहीं आप थोड़ा सा गलत समझे, करते क्या हम फीस सेंटर में जितने भी लोग हैं ट्रेडर, वो सारे कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम अपने में से 2-3 लोगों को बाहर भेज देते हैं। वो जब उधर से रिपेयरिंग का काम सीख के आते हैं तो यहाँ पे सारे लोगों को सिखा देते हैं, इससे सबको फायदा हो जाता है। अब देखें ये जो कंसेप्ट है ये क्या है कि सब ने मिलकर स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स डेवलप की जिसका फायदा सभी को हुआ। अब देखें ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। फिर है शेयरिंग रिस्क। शेयरिंग रिस्क, ठीक है, फायदा ये होता है बड़ी कंपनी का ग्रोथ का कि वो शेयर्स को भी रिस्क को भी शेयर कर सकती है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, आपको पता है कि कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इंश्योरेंस देती है कि अगर आपका एसेट जहाज वगैरह डूब गया, तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो हम आपका नुकसान भरेंगे। अगर कोई कंपनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इंश्योरेंस हुई है कि नहीं, पहले ये पता है हुई? अच्छा बताइए क्या ये किसी एक कंपनी के साथ इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि एक कंपनी को पता है कि भाई मैं 10 दफा भी अपने एसेट बेच दूं ना, अगर ये तबाह हो गया, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो गया तो मेरे पास 10 दफा भी एसेट्स को मिला लूं तो इतने एसेट नहीं बनेंगे कि नुकसान पूरा हो सके। फिर ये कंपनी क्या करती है? क्या ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कभी इंश्योरेंस ही नहीं करेगी कोई कंपनी दुनिया में? ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं अपने कंपेटिटर्स के साथ, ठीक है, कि हम भी इंश्योरेंस, ऐसा कीजिए इंश्योरेंस पकड़ लेते हैं इनकी, 10% शेयर हमारा, 5% आपका, 20% आपका, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं शेयर, ताकि जो प्रीमियम आता है वो भी इसी हिसाब से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कभी नुकसान हो तो नुकसान भी इसी लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट। फायदा क्या होता है? किसी भी एक कंपनी को बड़ी डज नहीं पड़ती अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो। इसमें और इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें फायदा सिर्फ कंपनी को अपने आप को हो रहा है, इसमें फायदा कंपनी को प्लस उस सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं उनको भी हो रहा है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल का नाम दिया गया। क्लियर? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल। अब डिस इकोनॉमीज की तरफ आते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मोटिवेट एम्प्लॉइज। अगर ज्यादा एम्प्लॉइज हो जाएं उन्हें कंट्रोल करना आसान है कि मुश्किल है? डुप्लीकेशन एंड ओमिशन, अभी एग्जांपल दी मैंने आपको। ज्यादा लोग अगर काम पे लगाए उनको पता नहीं चला कौन सा बंदा काम कर रहा है कौन सा नहीं करता। बाज़ औक़ात एक काम 2 दफा हो जाता है और बाज़ औक़ात कोई काम ऐसा होता है जो कोई भी नहीं करता। डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है में डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है, ठीक है, वो में क्योंकि जैसे फर्ज कीजिए पीटीसीएल में कोई डिसीजन होना है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान रेलवे में कोई डिसीजन होना है, आपको पता है पहले उनकी मीटिंग होती रहती है, पहले वो छोटे स्टाफ की, बड़े स्टाफ की, ऑफिसर्स की, उसके बाद तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट, वेयर एंड टियर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो एग्जांपल दी, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से एक नुकसान क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी की एग्जांपल तो आपको वैसे दी ना, इंजन बैठ सकता है, इसी तरह मशीनरी भी हो सकती है, हीट अप होके हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, वो प्रोडक्शन को खराब करना शुरू कर दे। तो कंसेप्ट क्या सीखा आज हमने? कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन का कंसेप्ट है। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है जो एग्जाम में देखना है? 2 फेजेस क्या है रिटर्न टू स्केल के? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? जब इनपुट इंक्रीज होने से मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो आउटपुट। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? ऑल इनपुट इंक्रीज होने से लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो। ये हो गया लॉ हमारा रिटर्न टू स्केल का। इंक्रीजिंग भी शो करवाया, डिक्रीजिंग भी। कह रहा है डायग्राम के जरिए से बताए। डायग्राम क्लियर हो गई? कर्व कौन सा बनाना है? कॉस्ट का, प्रोडक्टिविटी का नहीं बनना। यहाँ पे कॉस्ट के जरिए से हम बता देंगे उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कौन सा फेज है, डिक्रीजिंग वाला कौन सा फेज है। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट डिक्रीज हो रही है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की रीजन क्या होती है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किस वजह से होता है? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किस वजह से होता है?
इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमी मतलब एडवांटेजेस, फायदे, स्केल मतलब साइज, ग्रोथ के, बड़ा होने के। तो इंक्रीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस बिग साइज बिजनेस के बेनिफिट्स, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बिग साइज बिजनेस के डिसएडवांटेजेस। तो एग्जाम में बता दें कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछेगा तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता देंगे, यही उम्मीद है आपसे। और भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताना है, और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछे तो चलिए। इंटरनल एक्सटर्नल नॉर्मली पूछता नहीं, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो आपने फर्क रखना है उसमें।